पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मानव सिद्धार्थ को देखते हुए बोला, ऐसे होते हैं माँ, बच्चों का ध्यान रखना नहीं आता तो पैदा ही क्यों करते हैं पता नहीं। वो अपनी शॉपिंग कर रही होगी और यहाँ ये मासूम सी बच्ची रो रही है। मायरा मानव को एक टक देख रही थी। मायरा ने अपने आंसू पोंछे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर उसे देखते हुए कहा, आप मेरे डैडी है ना। मानव जो उसकी माँ को ढूंढने के लिए यहाँ वहां नजर घुमा रहा था, वो एकदम से उसे देखता है। सिद्धार्थ भी मायरा को देखने लगता है। मायरा ने चहकते हुए कहा, हाँ आप ही मेरे डैडी हो, मम्मी ने बताया था मेरे डैडी सबसे हैंडसम है और आप हैंडसम हो, आप मेरे ही डैडी हो ना। मायरा को डैडी पसंद आए, उसने चहकते हुए कहा। मानव ने अपना गोगल्स हटाकर एक टक उसे ही देख रहा था। उसने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आपने अपने डैडी को कभी नहीं देखा। मायरा ने उदासी से अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, बट मैंने आपको ढूंढ लिया। वो उसके गले लग गई। मानव के हाथ फौरन उसके पीठ पर चले गए। उसे याद आता है कि उसने सृष्टि से कहा था, मुझे लड़की ही चाहिए, वो भी तुम जैसी क्यूट। आज ये लड़की हूबहू सृष्टि जैसी लग रही थी, वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ सृष्टि मायरा को ढूंढते हुए गेट पर आई तो देखा मायरा मानव के कंधे पर सिर टिकाकर उस पर अपनी बाहें लपेट ली है। ये देखकर सृष्टि के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, सांसें तेज हो जाती है। मायरा मानव के साथ वो उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी कि अचानक से मन ही मन, मैं मानव के सामने नहीं जा सकती। मानव को पता नहीं चलना चाहिए कि मायरा मेरी बेटी है। अगर मानव को पता चल गया कि मायरा मेरी बेटी है तो वो मायरा को मुझसे छीन लेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती उसके सामने। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। सब कुछ तो छिन ही चुका है, मेरी मायरा को छोड़कर मैं नहीं जी सकती। वो एक पिलर के आड़ में खड़ी होकर उन्हें ही एक टक देख रही थी। उसे इंतजार था मानव के जाने का। मानव उसे अपने सीने से चिपकाए उसके पीठ पर हाथ रखे यहाँ वहां देख रहा था। आजकल के पेरेंट्स कितने केयरलेस हो गए हैं। सिद्धार्थ ने कहा, मानव तुझे मीटिंग में भी तो जाना है, हमें लेट नहीं हो रहा। यहाँ सृष्टि की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ये मानव मेरी बच्ची को छोड़ क्यों नहीं रहा है, कहीं साथ तो नहीं ले जाएगा। ओह गॉड, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। वो अपना कदम आगे बढ़ाती है कि तभी मानव ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ मैं इस बच्ची को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। उसने अपना वॉच देखा और एक बॉडीगार्ड से कहा, इस बच्ची का ध्यान रखो, कोई इस बच्ची को लेने आए तो सही से पूछताछ करके ही देना। उसने मायरा को बॉडीगार्ड के गोद में देते हुए कहा और मॉल के अंदर की तरफ जाने लगा। साथ साथ सिद्धार्थ भी जा रहा था। सृष्टि पूरी तरह से छुप गई। तभी मायरा ने जाते हुए मानव को थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, डैडी। मानव के कदम अपनी जगह ठिठक गए तो वहीं सृष्टि की सांसें थम गई। मानव पीछे मुड़ा तो मायरा अपना हाथ बाएं में हिलाते हुए बोली, आई लव यू डैडी। मानव एक पल के लिए उसे देखता ही रह गया। उसने अपना गॉगल्स हटाकर साइड में फेंका और तेज कदमों के साथ मायरा की ओर बढ़ गया। सृष्टि ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। मायरा को कैसे पता चला कि मानव ही उसके डैडी है और मानव वापस क्यों मायरा के पास जा रहा है। कहीं वो उसे अपने साथ तो नहीं ले जाएगा। वो वहां से निकलती है और मानव की ओर बढ़ती है। उससे पहले उसने देखा मानव मायरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे को चूम लेता है। आई लव यू बच्चा, आपका नाम क्या है। मायरा, उसने मीठी सी आवाज में कहा। सिद्धार्थ जो मानव के साइड में खड़ा था, उसने दांत दिखाते हुए कहा, वाह, नाम भी मैचिंग मैचिंग, मानव मायरा। मानव ने मायरा के चेहरे को गौर से देखा और अपनी आंखें छोटी छोटी करके कुछ सोचते हुए वहां से चला गया। सृष्टि वापस छुप जाती है। मानव के जाने के बाद वो एक चैन की सांस लेकर उस बॉडीगार्ड के पास जाती है। उसने एकदम से मायरा को बॉडीगार्ड से छीनते हुए कहा, ये मेरी बच्ची है, पर मैं कैसे मान लूं कि ये आपकी ही बच्ची है। उस बॉडीगार्ड ने रौबदार आवाज में कहा। उसने मायरा को देखते हुए पूछा, बेटा ये तुम्हारी माँ है। मायरा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ अंकल,
ये मेरी मम्मा है। बस हो गया यकीन। अब तो मैं ले जा सकती हूँ ना अपनी बच्ची को। हाँ मैडम, पर अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए आपको। अभी हमारे बॉस नहीं होते तो ये बच्ची खो जाती। बॉस का नाम सुनकर सृष्टि ने चिढ़ते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे बॉस का। वो मायरा को लेकर बाहर की ओर जाने लगी। मम्मा, आपने तो मुझे टॉयज दिलाया ही नहीं। कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप वहां मेरे साथ थे ना, तो चले क्यों आए यहाँ? कहीं खो जाते तो। अब चलो घर, तुम्हें बराबर की डांट पड़ेगी। ये सुनकर मायरा ने मुंह फुला लिया। सृष्टि उसे ले जाकर कार में बिठाती है। गाड़ी स्टार्ट होती है। ड्राइव करते हुए सृष्टि ने मायरा को देखते हुए पूछा, मायरा, आपने उस इंसान को डैडी क्यों कहा? वो आपके डैडी नहीं है बेटा, वही है मेरे डैडी। मायरा का बोलना था कि एकदम से गाड़ी में ब्रेक लगती है। किसने कहा आपको कि वो आपके डैडी हैं? सृष्टि ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा। मम्मा, आपने ही तो कहा था कि मेरे डैडी हैंडसम है। और वो कितने हैंडसम थे। मैंने अपने डैडी को पहचान लिया ना। मायरा खुशी से चहकते हुए कहा। सृष्टि ने अपना सिर झटक दिया। अरे मैंने इसे ऐसा कहा ही क्यों? सृष्टि ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, मायरा, वो तुम्हारे डैडी नहीं है। अब अगर आपने किसी को डैडी कहा तो बहुत डांट पड़ेगी आपको। कुछ ही देर में उनकी कार बंगले के सामने खड़ी होती है। कौशल्या जी ने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, अरे सृष्टि, तुम दोनों खाली हाथ? तुम दोनों तो आज बहुत सारा शॉपिंग करने वाले थे, तो फिर क्या हुआ? माँ, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं जा रही हूँ, शाम को बात करेंगे। सृष्टि मायरा को घर में छोड़कर ऑफिस चली जाती है। यहाँ अधिराज का ऑफिस। अधिराज अपने कैबिन में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था कि रोहन हड़बड़ी के साथ कैबिन में आया। बॉस, बहुत जरूरी बात करनी है। अधिराज ने कॉल कट करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? बॉस, मिस्टर लांबा जी जो हमारे कंपनी में बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले थे, उन्होंने अभी अभी फोन करके मना कर दिया। ये सुनकर अधिराज जी अपनी जगह से खड़ा होता हुआ बोला, व्हाट? वो तो हमारी कंपनी में 10 करोड़ का इन्वेस्ट करने वाला था, फिर वो अचानक से मुकर कैसे सकता है? रोहन, अगर ऐसा हुआ तो हमारा सब कामकाज बंद हो जाएगा। तुम जानते हो ना कितना बड़ा नुकसान हुआ है मुझे अभी अभी। रोहन ने कहा, तो क्या हुआ बॉस? जाने दीजिए लांबा को। आप मार्केट से भी पैसा उठा सकते हैं। बजाज ग्रुप पर तो लोग आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं। अधिराज ने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ रोहन, लेकिन मैं नहीं चाहता कि घर में या मानव को पता चले कि मुझे कितना बड़ा फटका लगा है। मेरी कंपनी तो अब डूबने की तैयारी में है। एक और मानव है जो अपना बिजनेस बढ़ाए जा रहा है, और उसका बाप बहुत बड़ा घाटा खाकर बैठा हुआ है। क्या कहेंगे लोग? रोहन ने आग में घी डालते हुए कहा, बॉस, ये सब उस खुराना इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। ये लांबा का बच्चा हमें मना करके खुराना इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। और तो और, वो ये पहली बार नहीं, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। लोग अब आपसे ज्यादा उसकी काबिलियत पर भरोसा करने लगे हैं। आपको नहीं लगता कि इस खुराना के बच्चे ने हमारा जीना हराम करके रखा है? अधिराज ने दांत पीसते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो रोहन, मैं अभी उसे जाकर मिलता हूँ। कौन है ये खुराना? आज उसका अधिराज से सामना होगा। वो कैबिन से निकलता है, गाड़ी में बैठता है और कुछ ही देर के बाद उसकी कार खुराना इंडस्ट्री के सामने रुकती है। अधिराज रौबदार चाल के साथ अंदर की तरफ बढ़ रहा था कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी सर, बट आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? अधिराज ने दहाड़ते हुए कहा, व्हाट? मैं अपॉइंटमेंट लूंगा? तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? बेवकूफ लड़की। वो अंदर मेन केबिन की तरफ बढ़ जाता है। मेन केबिन में सृष्टि दरवाजे की ओर पीठ करके पीछे दीवार की ओर मुंह करके चेयर पर बैठी हुई है। वो दीवार के पास पड़े टेबल के ड्रॉअर से कुछ ढूंढ रही थी कि अधिराज एकदम से बिना नॉक किए अंदर घुस जाता है। मिस्टर खुराना, तुम हो कौन? कहाँ से आए हो पता नहीं। एक मामूली सा आदमी देख रहा हूँ, मेरे पीछे ही पड़ गए हो तुम। सृष्टि ने जैसे ही उसकी आवाज को सुना, उसे समझने में एक पल नहीं लगा कि ये अधिराज ही है। वो मजे लेते हुए उसकी बातें सुनने लगी।
मेरे सारे क्लाइंट को खींच रहे हो तुम, मेरे कंपनी के इन्वेस्टर्स को भी। तुमने तो मुझे बर्बाद ही करके रख दिया है। क्यों? मैं पूछता हूँ, क्यों क्यों क्यों? सृष्टि एकदम से अपनी चेयर घुमाती है और सामने की ओर मुंह करती है। उसका चेहरा देखकर अधिराज को एक झटका लगता है। तुम यहाँ, इस चेयर पर? तुम नहीं, आप। सृष्टि ने चेयर पर टेका देकर पैर पर पैर चढ़ाकर बोलती है, मैं इस कंपनी की 50% की पार्टनर हूँ। अधिराज ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम इस खुराना इंडस्ट्री की पार्टनर हो। इस खुराना इंडस्ट्री की ये जितनी भी इंडिया में ब्रांच है, उन सबके, और वो भी तुम। उसने उसे उंगली पॉइंट करते हुए कहा। सृष्टि ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल सही पकड़े अधिराज, मैं इस पूरी खुराना इंडस्ट्री का 50% की पार्टनर हूँ। और तुम अंदर आ कैसे गए? हाँ, तुमने अपॉइंटमेंट लिया है? क्या मेरा वक्त इतना फालतू है कि मैं किसी भी एरा गेरा पर अपना टाइम वेस्ट करूं? अधिराज ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, अब समझ आया, तो तुम मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। मैंने कुछ भी नहीं किया अधिराज बजाज, लोग ही तुम्हारा साथ छोड़कर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शायद लोगों को पता चल चुका है कि तुम बेईमान इंसान हो। शट अप लड़की, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? सृष्टि ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मैं एक बेईमान धोखेबाज गिरे हुए इंसान से बात कर रही हूँ। बहुत घमंड था ना तुम्हें अमीर होने का, बहुत बड़े बिजनेसमैन होने का। अरे आज तो मैं तुमसे बड़ी बिजनेस वूमेन हूँ। एक तुम हो जो कर्जे में डूबे हुए बिजनेसमैन हो। सृष्टि उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, आज जो मैं कर सकती हूँ तुम नहीं कर सकते। बाजी पलटते देर नहीं लगती अधिराज बजाज, लेकिन असली झटका तो तुम्हें तब लगेगा जब मानव को और तुम्हारे पूरे फैमिली को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा। वो उसकी ओर बढ़ते हुए बोली। अधिराज ने तेज हंसते हुए कहा, कौन बताएगा? तुम। तुम्हारे बात पर कौन यकीन करेगा? हाँ, और तुम मानव को बता सकती थी तो 3 साल पहले बता चुकी होती। तब नहीं बताई तो अब कौन तुम्हारे बात का विश्वास करेगा? सृष्टि उसके आगे हाथ बांधकर खड़ी होते हुए बोली, सब करेंगे, सब मेरा विश्वास करेंगे, मानव भी करेगा। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हें कैसे सड़क पर लाती हूँ। आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो कोई कमजोर सृष्टि नहीं है, जिसने कभी अपने मानव को खो दिया था, अपना घर छोड़ दिया था, शहर छोड़कर चली गई थी। आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो इतनी मजबूत है कि तुम्हें सड़क पर सोने के लिए मजबूर भी कर सकती है, पर सिर्फ तुम्हें, मेरे मानव या कोई फैमिली मेंबर को नहीं। अधिराज ने उसे घूरते हुए देखा, तुम अभी इतनी ताकतवर नहीं बनी हो कि अधिराज से मुकाबला कर सको। सृष्टि ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, अभी तो तुम्हारी बर्बादी शुरू हुई है बजाज, तुम बस देखते जाओ बजाज, मैं तुम्हारी एक एक फैक्ट्री को कैसे नीलाम करवाती हूँ। अधिराज दांत पीसते हुए वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि अपने अतीत के बुरे ख्यालों में खो जाती है। कैसे अधिराज की वजह से उसने अपने मानव को खो दिया। उसकी आंखें नम हो गई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी दरवाजा नॉक हुआ। सृष्टि अपनी आंखें खोली तो सामने उसका कॉलेज फ्रेंड आरव था। हे सृष्टि, हाउ आर यू? अरे आरव, तुम आओ बैठो। आरव बैठते हुए बोला, यार तुम कब मुंबई वापस आई पता ही नहीं चला, ना कोई कॉल ना कोई मिलना जुलना, एकदम से दूरी ही बना ली सब दोस्तों से। तुमने तो अपनी शादी में भी किसी को नहीं बुलाया था, बस आते ही शिकायत शुरू। बोल क्या पिएगा, चाय या कॉफी? आरव ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, यार चाय कॉफी कौन पीता है, तू मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा मंगा। सृष्टि ने फोन घुमाया और किसी को लाने के लिए कहा। और बोल आरव, आज यहाँ अचानक से? आरव ने सृष्टि का हाथ जो कि टेबल पर रखा हुआ था पकड़ते हुए कहा, यार मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, तू इतनी बड़ी कंपनी की ऑनर बन गई। मुझे तो नेहा ने फोन करके कहा तब पता चला, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि तू कब मुंबई वापस आई। मुझे तो पार्टी ही चाहिए। तभी पियोन आता है, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक रखकर जाता है। सृष्टि ने कहा, पार्टी चाहिए, वो भी इतनी छोटी सी बात के लिए? इस पिज्जा से ही काम चला ले। छोटी सी बात? आज तो मुझे किसी 5 स्टार होटल में डिनर देगी।
बोल डन। आरब ने पिज्जा खाते हुए कहा। सृष्टि ने कहा ओके बाबा डन। एक काम करते हैं, आज शाम 7 बजे ओबरे होटल में मिलते हैं। बोलते हुए सृष्टि की नजर सामने गई तो सामने मानव खड़ा एक टक सृष्टि के हाथ को ही देख रहा था। इसे आरब ने पकड़ा हुआ था। सृष्टि ने अपना हाथ खींच लिया। आरब मानव को देखकर खड़ा होता है, सृष्टि को देखकर बोला ओके तो शाम को मिलते हैं, कहकर वो चला गया। मानव अभी भी सृष्टि को ही घूर रहा था। सृष्टि अनजान बनी अपने काम में लग जाती है, पर मानव ने एकदम से उसकी फाइल को खींचते हुए बोला कौन था वो? सृष्टि ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए एक्सक्यूज मी, आप ऐसे मुझसे फाइल छीन नहीं सकते। मानव उसके चेयर के पास जाते हुए सख्ती से बोला चुपचाप बोलो, वो लड़का कौन था? सृष्टि ने नजर फेरते हुए कहा वो मेरा दोस्त था। अच्छा, तो अब तुम दोस्त भी रखने लगी हो? वो उसकी बाजू को पकड़ते हुए उसे अपने सामने करते हुए कहा। सृष्टि ने एक झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए रखने लगी हूँ का क्या मतलब है? वो मेरा कॉलेज का दोस्त है। मानव फिर से उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहा कैसा दोस्त है? मेरा मतलब है बेस्ट फ्रेंड है। सृष्टि उसे हैरानी से देखते हुए बोली क्या हो गया है आपको? हाँ, कैसा दोस्त है का क्या मतलब है? आपको क्या लेना देना? आप अपने कैबिन में जाइए ना, मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं? मानव ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए कहा देखने आया था ठीक से काम कर रही हो या अपने दोस्तों से पिज्जा पार्टी कर रही हो। उसने सामने टेबल पर पड़े पिज्जा वाइट को देखते हुए कहा। सृष्टि ने घुरते हुए कहा एक्सक्यूज मी, सब काम मैं ही अकेली तो करती हूँ, आपका काम तो बस ऑर्डर देना और रोब झाड़ना ही होता है। वैसे आपको क्या फर्क पड़ता है कोई भी आए मुझसे मिलने, मैं किसी से भी मिलने जाऊँ आपको क्या फर्क पड़ता है? बोलो। उसने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा। मानव दांत पीसते हुए उसे ही देख रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम किसी से मिलती हो या शाम को किसी ओबरॉय होटल में जाने वाली हो उससे मिलने तो मुझे फर्क पड़ेगा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम चाहे जो कुछ भी करो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द को चबाते हुए कहा रियली? लेकिन आप दूसरे की बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपको ये भी याद है कि हम दोनों ओबरे होटल में शाम को डिनर पर जाने वाले हैं। सृष्टि ने अपने हाथ बांधकर उसके सामने खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। मानव ने हकलाते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहकर वो बाहर चला गया। बाहर जाकर किसी को कॉल करता है। शाम होती है। सृष्टि ऑफिस से छूटकर ओबरे होटल पहुंचती है। उसने आसपास नजर किया, ये आया क्यों नहीं अभी तक? लेट हो जाएगा तो फिर मायरा नाराज हो जाएगी। वो अपना मोबाइल निकालकर आरब को कॉल लगाने वाली ही थी कि तभी सामने से आरब कार से उतरते हुए दिखाई देता है। आरब भी एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। उसकी पर्सनालिटी भी काफी अच्छी है। आरब एक व्हाइट कलर के 3 पीस सूट में था। उसने सृष्टि के सामने आकर खड़े होते हुए पूछा लग रहा हूं ना हैंडसम? सृष्टि उसकी बात पर हंस देती है। अब चले। दोनों अंदर जाते हैं, अपनी बुक की गई टेबल पर बैठते हैं। दोनों ने ऑर्डर किया ही था कि सामने डोर की तरफ से कुछ हलचल महसूस होती है। सृष्टि ने नजर सामने किया तो मानव तनु एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले अंदर आ रहे थे। तनु ने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था, ऊंची हील, डार्क मेकअप, कंधे तक के बाल। सृष्टि जब से मुंबई वापस आई थी आज पहली बार वो तनु को देख रही है। दोनों को एक साथ देख उसे अपने सीने में कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। उसका चेहरा उतर जाता है। वो उन दोनों को ही एक टक देखे जा रही थी। उसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। मानव तनु को सृष्टि के बाजू के टेबल के पास लेकर आता है, उसके लिए चेयर खींचता है। तनु बैठती है। मानव स्माइल के साथ उसके सामने बैठता है। तनु ने मानव का हाथ जो कि टेबल पर था उसे पकड़ते हुए कहा क्या बात है बेबी, आज तुम मुझे डिनर पर लाए हो? यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ये तुम ही हो। फिर उसने आसपास नजर करते हुए कहा लेकिन बेबी तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? मुझे लगा था कि तुमने पूरा फ्लोर बुक किया होगा या कोई प्राइवेट एरिया, पर इन लोगों के साथ बैठना थोड़ा अजीब नहीं लगता?
मानव ने स्माइल के साथ उसके हाथ को चूम लिया। इसी के साथ सृष्टि का मुंह खुला का खुला रह गया। मानव ने तनु से कहा, कभी कभी सबके साथ भी बैठना चाहिए, मजा आता है। तनु की खुशी का तो कोई सीमा ही नहीं था। मानव का उसके लिए ऐसा बिहेव। बेबी, तुमने मेरे हाथ पर किस किया? ओह माय गॉड, आज का दिन तो सच में मेरे लिए यादगार बनकर रह जाएगा। रियली? मानव के चेहरे से भी मुस्कान जा नहीं रही थी, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता था कि सृष्टि उसे ही देख रही है। तभी सृष्टि का ऑर्डर आता है। आरब तो कुछ बोले जा रहा था, पर सृष्टि की नजर रह रहकर मानव पर ही जा रही थी। आरब ने सृष्टि के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ ध्यान है तेरा? तू कुछ खा क्यों नहीं रही है? आरब ने तो खाना शुरू कर दिया था। सृष्टि का दिल तो कर रहा था कि कहीं अकेले में जाकर खूब रोए। उसके आंसू बाहर आने को तड़प रहे थे, पर सृष्टि ने उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं दी थी। उसने आरब को देखते हुए कहा, आरब मैं अभी आती हूँ, कहकर वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वो वॉशरूम के अंदर जाती कि इससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। वो जाकर किसी के सीने से टकरा गई। उसने चेहरा ऊपर करके देखा तो मानव था। वो उसके कमर पर हाथ देकर उसे खुद से सटाते हुए उसकी दोनों आंखों में बारी बारी से देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें नम क्यों है? ये जो आंसू बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, इन्हें बाहर आने दो। तुम्हारे यही आंसू तो देखना चाहता हूँ मैं। देखना चाहता हूँ तुम्हें कितना फर्क पड़ता है किसी को मेरे साथ देखकर, खास करके तनु को मेरे साथ देखकर। पड़ा ना फर्क, हुआ ना दर्द। सृष्टि ने एकदम से उसके सीने पर दोनों हाथ देकर धक्का देकर उसे खुद से दूर कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर मानव, समझे आप? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप किसी और के हो ही चुके हो तो मुझे फिर आपके बारे में सोचने की जरूरत ही क्या है? आप किसी के साथ भी आए, किसी के साथ भी बैठे, किसी के भी हाथ चूमे, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। मानव ने झल्लाते हुए दांत पीसते हुए बोला, अच्छा फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तुम्हें। उसने उसके दोनों हाथ में अपने हाथ फंसाकर दीवार पर कस देता है। सृष्टि हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मिस्टर मानव क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। मानव उसके हिलते होठों को देख रहा था। उसने एकदम से उसके होठों पर अपना होठ रख लिया और वाइल्डली किस करने लगा। सृष्टि उससे छूटने की कोशिश कर रही थी, पर छूट नहीं पाई। एक लंबी सी डीप किस के बाद मानव उसके होठों को आजाद करके उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, अब फर्क पड़ा तुम्हें? सृष्टि हैरानी से उसे ही देख रही थी। क्या मानव अभी भी सृष्टि को चाहता है? क्या दोनों एक हो पाएंगे? आगे की स्टोरी को सुनने के लिए बने रहिए माय क्रूअल हस्बैंड कहानी पर।